HTML है, डॉक्यूमेंट का कौन सा चाइल्ड नोड है? ज़ीरो चाइल्ड नोड है, बिल्कुल सही है। HTML ये जो है ये इसका ज़ीरो चाइल्ड नोड है, लेकिन यहाँ पे जंक आर्टिफैक्ट की वजह से आपको एक्चुअल में ये ज़ीरो पे बाज़ औक़ात नहीं मिलता। सही है। ये जो बीच में स्पेस हमारे पास आ जाता है ना, इसे हम कहते हैं जंक आर्टिफैक्ट। स्पेस भी आ सकता है, कमेंट भी आ सकता है, कोई टेक्स्ट भी आ सकता है। ठीक है, ये बेसिकली जंक आर्टिफैक्ट हमारे पास कहलाता है। इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मिनीफायर कर सकते हैं अपने कोड को। एक तरीका तो ये होता है, ये जो आपका एंगल ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, इसको आपने सिंपल क्या करना होता है? फॉर एग्जांपल मैं जो है ना यहाँ पे HTML पे आ जाता हूँ। जैसे ये यहाँ क्लोज हो रहा है ना, इसको उठाऊँगा यहाँ लगा दूँगा। ये यहाँ क्लोज हो रहा है, इसको उठाऊँगा यहाँ लगा दूँगा। एक पॉसिबल सॉल्यूशन तो ये है। दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन ये था कि अपने पूरे HTML को आप एक ही लाइन में कर दो। सही है, दो पॉसिबल सॉल्यूशंस इसके हो गए। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें जो है ना, क्योंकि अब आप आगे रिएक्ट के ऊपर काम करेंगे तो रिएक्ट इन सब चीज़ों को खुद से ही हैंडल करेगा। आपने सिर्फ इसको इसलिए समझना है क्योंकि इंटरव्यू के अंदर ये सारे सवालात आते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, दोबारा से आते हैं बुक के अंदर। यहाँ पे जो है ना, इन्होंने कुछ चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं। ये बिल्कुल वही सारी चीज़ें जो हम डीबग करके ढूंढ नहीं रहे थे एक दिन, जो हमें चाइल्ड नोड नहीं मिल रहा था, जो हमने बुक के ज़रिए 0 1 2 3 इस तरह से लिखा था और हमें मिल नहीं रहा था। तो ये सारी वही चीज़ें, देखो यहाँ पे ये कह रहा है ये टेक्स्ट नोड मौजूद है, उसके बाद आपका ये जो है एलिमेंट नोड मौजूद है। ठीक है। अच्छा, HTML के अंदर अगर मैं आपसे पूछूँ, अगर कोई जंक आर्टिफैक्ट नहीं है तो उसका जो पहला मीन्स उसका जो ज़ीरो चाइल्ड है वो कौन होगा? HTML का हेड होगा। इसका मतलब बॉडी HTML का 1 है। ठीक है। अच्छा, 1 चाइल्ड के ऊपर हम आ जाते हैं। ठीक है, 1 चाइल्ड ये रहा, 1 चाइल्ड पे हम आ चुके हैं। अगर मैं चाइल्ड नोड 0 लिखूं, क्या ये डिव मिलेगा? नहीं मिलेगा, जंक आर्टिफैक्ट बीच में है। ठीक है, ये जंक आर्टिफैक्ट्स मीन्स हमें ये टेक्स्ट मिलने वाला है, जबकि हमें चाहिए क्या था? डिव चाहिए था। डिव अगर मुझे चाहिए तो सिंपल यहाँ पे मुझे 1 की जगह 2 लिखना, सॉरी 0 की जगह 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यही सारी कहानी इसके नीचे यहाँ पे भी है। ठीक है, और ये वही सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस है कि एंगल ब्रैकेट को उठा के आप यहाँ पे लगा दें या फिर सबको एक ही लाइन में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देख ली थी और घर जाके आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली होंगी। ऐसे ये एक वेबसाइट का इन्होंने लिंक दिया हुआ है, सिंपल जो है ना, आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके भी अपने कोड को मिनीफायर कर सकते हैं। अच्छा, ये ओपन हो जाए तो मैं दिखाता हूँ। ये आई थिंक जो है ना वेबसाइट डाउन है या इनके लिंक का यहाँ पे मसला है। बुक के अंदर कुछ चीज़ें जो है ना लिंक बाज़ों का तो ओपन होती नहीं है। आ जाता तो मैं अगेन चैप्टर नंबर 61 यहाँ पे आ गए। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से डायरेक्ट ओपन नहीं हो रहा, मैं गूगल पे जो है ना मिनीफायर लिख देता हूँ, मिनीफायर HTML, और यहाँ पे रैंडम में किसी भी वेबसाइट पे आ जाऊँगा। अच्छा, बेसिकली आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, मैंने जस्ट एक रैंडम वेबसाइट ओपन किया। यहाँ पे सिंपल आप क्या करें, HTML का कोड पेस्ट करें, मिनीफाई पे क्लिक करेंगे, इसको क्या कर देगा? मिनीफाई करके दे देगा। ठीक है, उसमें से जंक आर्टिफैक्ट को हटा देगा। या तो एक पॉसिबल सॉल्यूशन इसका वो था कि एंगल ब्रैकेट को नीचे लगा दे, एक काम वो भी कर सकता है। दूसरा काम ये क्या कर सकता है, एक ही लाइन में सबको कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो है ना आजकल आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप डायरेक्ट HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं करोगे। आप किसी न किसी लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, रिएक्ट, या फिर फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे, Next.js। अच्छा भाई, थोड़ा सा नीचे आते हैं। चैप्टर नंबर हमारे पास 62 है, मोर वे टू टारगेट एलिमेंट्स। कुछ और भी तरीके होते हैं कि एलिमेंट्स को हम टारगेट कर लें। एक तो हमारे पास चाइल्ड नोड होता है जो कि हमने देखा था। ठीक है। अच्छा, पेरेंट नोड क्या है? बेसिकली इसका पेरेंट, सही है। अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं इस ट्री डायग्राम पे आ जाऊं, अगर मैं H नोड पे मौजूद होऊंगा, सही है, और मैंने पेरेंट नोड लिखा, तो मैं कहाँ चला जाऊंगा? C पे। अगर मैं G पे होऊंगा तो तभी भी मैं कहाँ जाऊंगा? C पे, क्योंकि इन सब का पेरेंट कौन है? C है। ठीक है। इसी तरह से जिस तरह से आप चाइल्ड नोड पे इसके चाइल्ड पे आ रहे थे ना, इसी तरह से पेरेंट नोड के इसके पेरेंट पे चले जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से फर्स्ट चाइल्ड हमारे पास होता है, लास्ट चाइल्ड होता है। आपने देखा HTML के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिव है, आपने 10 पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं। अगर आपको जो 10वां पैराग्राफ है ना वो चाहिए, तो सिंपल आप क्या लिख सकते हैं? लास्ट चाइल्ड लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एंगल ब्रैकेट लगा के 9 भी लिखेंगे, एक ही बात है।
लेकिन 9 आप तब लिखेंगे जब एक्चुअल में वहाँ पे 10 हो, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा हो, आपको आखिरी चाहिए तो सिंपल आप लास्ट चाइल्ड करके भी इसको उठा सकते हैं। इसी तरह से आपके पास फर्स्ट चाइल्ड भी होता है। फर्स्ट चाइल्ड का मतलब जो भी पहला पैराग्राफ होगा वो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट सिबलिंग का क्या मतलब है? जो इसके बाद फ़ौरन इसके बाद जो सिबलिंग आ रहा है हम उसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सिबलिंग चाइल्ड नहीं है, ना ही पेरेंट है। सिबलिंग जो एक ही लेवल पे मौजूद होगा, पेरेंट जिसका सेम है, सही है, उसे हम कहते हैं सिबलिंग। सिबलिंग का इंग्लिश में क्या मतलब होता है? भाई बहन, है ना। पेरेंट सेम होगा तभी आप भाई बहन कहोगे ना। तो इस वजह से यहाँ पे अगर पेरेंट सेम है तभी वो आपस में सिबलिंग है। नेक्स्ट का मतलब जो फ़ौरन आपके पास सिबलिंग आ रहा है। प्रीवियस का मतलब जो इससे पहले होगा, सही है। अच्छा भाई, नोट टाइप के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि बेसिकली यहाँ पे आपको नोट की टाइप मिल जाएगी कि वो एलिमेंट नोड है, टेक्स्ट नोड है या कमेंट नोड है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है नोट टाइप के ज़रिए, ठीक है। अच्छा, नोड नेम भी आप उठा सकते हैं ना। नोट टाइप की जगह आप नोड नेम भी यहाँ पे कर देंगे तो डायरेक्ट आपको उस एलिमेंट का नाम मिल जाएगा इन कैपिटल। अगर वो पी का एलिमेंट है तो यहाँ पे पी आपको कैपिटल मिलेगा, डिफ होगा तो यहाँ पे डिफ कैपिटल आपको मिल जाएगा। नोड नेम नहीं, अगर उसको टेक्स्ट होगा ना तो सिंपल आपको हैश टेक्स्ट करके मिल जाएगा वो, अगर एलिमेंट नहीं हुआ उस नोड में। अच्छा, काउंटिंग एलिमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत आसान है ना। सिंपल आपको एलिमेंट एक तरह का एरे में मिल रहा होता है तो आप सिंपल डॉट लेंथ वहाँ पे लगा देंगे तो आप उस एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर आपने गिनना है पैराग्राफ कितने मौजूद थे, सिंपल आपने उस नोड तक आप जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे क्या करेंगे, डॉट लेंथ लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने HTML के अंदर पढ़ा था। एट्रीब्यूट किसे कहते हैं हम? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, HTML के साथ जो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भेज रहे होते हैं ना उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे जो है ना इन्होंने बताया हुआ कि एट्रीब्यूट्स को आप गेट भी कर सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू सेट भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये वाला काम हम लोगों ने किया हुआ है ना। कुछ दिन पहले हम लोगों ने SRC चेंज किया था और उसके क्लास नेम को हमने चेंज कर दिया था, ऐड कर दिया था, ये सारी चीज़ें की हैं। जस्ट ये भी एक तरीका है एट्रीब्यूट चेंज करने का, लेकिन रिकमेंड वही तरीका है। ये सारी चीज़ें रिकमेंड नहीं है, लेकिन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आपने सीखना है, इसको लाजमी है। अच्छा, नीचे आता है थोड़ा सा, यहाँ पे इन्होंने किया क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था हैज़ एट्रीब्यूट का आपको मेथड मिलेगा। हैज़ एट्रीब्यूट नाम से ही बता रहा है, ये चेक करेगा क्या क्लास नाम का कोई एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। किसके अंदर? टारगेट के अंदर। टारगेट क्या चीज़ है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID P1। जहाँ पे भी P1 की ID लगी हुई है वो एलिमेंट उठ के टारगेट पे आ जाएगा, ठीक है। वो एलिमेंट आ गया, फॉर एग्जांपल वो एक पैराग्राफ था, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर ये चेक करेगा क्या क्लास का कोई एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है या नहीं। या तो इसका जवाब हाँ आएगा या तो नहीं आएगा और वो वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। अच्छा, एक हैज़ एट्रीब्यूट होता है आपके पास, एक गेट एट्रीब्यूट होता है। गेट एट्रीब्यूट क्या करेगा बेसिकली, अगर आपने यहाँ पे दिया है ना कि क्लास के एट्रीब्यूट को गेट करके ला कर दो, जो भी इसके ऊपर क्लास लगी हुई होगी वो सारे के सारे यहाँ पे गेट होकर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपके पास सेट भी होता है। अब सेट के अंदर दो चीज़ें इन्होंने बताई हुई और ये चीज़ें मेक सेंस भी कर रही हैं। अगर आपने एट्रीब्यूट सेट करवाना है तो दो चीज़ें देनी होती हैं, एक एट्रीब्यूट नेम, दूसरा एट्रीब्यूट की वैल्यू, ठीक है। एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू। यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, क्लास ऐड कर दिया और इसकी वैल्यू क्या है, स्पेशल। अगर मैं ID ऐड करवाना चाहता हूँ तो सिंपल क्लास की जगह मैं ID लिखता हूँ और यहाँ पे जो भी मुझे ID देना था XYZ में मैं यहाँ पे कोई यूनिक ID इसको पास कर देता हूँ। अच्छा, एट्रीब्यूट नेम्स और वैल्यू ये सारी चीज़ें वही हैं कि सिंपल जो है ना आप एट्रीब्यूट से। अच्छा, यहाँ पे डॉट एट्रीब्यूट्स अगर आप करेंगे ना तो सारी चीज़ें आपको एक तरह के एरे के अंदर मिलेंगी। तभी इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, डॉट लेंथ करके चेक कर लिया कि कितने एट्रीब्यूट बेसिकली वहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने नोड किस तरह से ऐड करना है। अच्छा, नोड आप सबको समझ में आ रहा है, नोड हम किसे कह रहे हैं? बेसिकली डॉक्यूमेंट के अंदर चाहे वो टेक्स्ट हो, एलिमेंट हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे क्या कंसीडर हो रहे हैं, नोड कंसीडर हो रहे हैं, ठीक है। नोड मीन्स ये सारे सर्कल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो नोड है ना,
ये एलिमेंट नोड भी हो सकता है, टेक्स्ट नोड भी हो सकता है, कमेंट नोड भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इन्होंने इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है कि आपने नोड को किस तरह से ऐड करना है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो है ना इन्होंने एक एलिमेंट क्रिएट किया। ठीक है, एलिमेंट का नाम क्या होगा, बेसिकली ये पी का एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ का एक एलिमेंट क्रिएट हुआ। अभी सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर इसको सेव करवा दिया और यहाँ पे इसके बाद कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अच्छा ये नोट टू ऐड के अंदर सेव हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आता है, नोट टू ऐड के अंदर क्या है, ये वाला जो एलिमेंट हमने क्रिएट करवा के रखा हुआ है, सही है। नोट टू ऐड के अंदर हमने सेव करवाया था ना अभी थोड़ी देर पहले के लिए, ये एलिमेंट हमने क्रिएट करवाया पी नाम का और इसको नोट टू ऐड के अंदर सेव करवा दिया। नोट टू ऐड बेसिकली एक पी एलिमेंट है, सही है। इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहे हैं। एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे तो दो चीज़ें देनी पड़ेंगी, एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट की वैल्यू, ये दोनों चीज़ें इन्होंने यहाँ पे इसको पास कर दी, सही है। अच्छा थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पे नोट टू ऐड बेसिकली इन्होंने यहाँ पे अप एंड चाइल्ड कर दिया। अप एंड चाइल्ड मैंने आपको पहले बताया था, अप एंड चाइल्ड का मतलब होता है लास्ट में जाके ये इसको क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। ठीक है, अच्छा ये लास्ट में इंसर्ट तो करेगा, पैराग्राफ भी इंसर्ट करेगा। पैराग्राफ के अंदर क्या होना चाहिए वो उन्होंने न्यू टेक्स्ट के अंदर बताया हुआ है। अब न्यू टेक्स्ट एक स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि ये कोटेशन मार्क के अंदर वन नहीं है, आप चाहें तो यहाँ से स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पे जो है ना सिंपल न्यू टेक्स्ट एक वेरिएबल है, न्यू टेक्स्ट के अंदर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट नोड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने क्रिएट किया था वो बेसिकली एलिमेंट था, क्या था वो, एलिमेंट था। अब आपने टेक्स्ट नोड भी क्रिएट कर दिया, ऑब्वियस सी बात है उसी एलिमेंट के अंदर आपने इस टेक्स्ट नोड को रखना है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे जो है ना ये न्यू टेक्स्ट के वेरिएबल के अंदर मौजूद था, यही चीज़ ले जाके इन्होंने यहाँ पे क्या कर दी, अपेंड कर दी। यहाँ तक बात समझ में आई है। अच्छा भाई इंसर्ट वगैरह ये सारी वही कहानी है ना, सिंपल आपने इसको क्या करना है, इंसर्ट करना है। अभी हमने अपेंड चाइल्ड किया था, बेसिकली वो लास्ट में हो रहा था। अब यहाँ पे आप इंसर्ट बिफोर लगा के कहीं पे भी इसको इंसर्ट करवा सकते हैं। देखो इन्होंने यहाँ पे जो है ना इंसर्ट बिफोर लगाया। ठीक है, अच्छा इंसर्ट बिफोर इन्होंने यहाँ पे लगाया है और यहाँ पे ये कह रहे हैं ये वाला जो एलिमेंट है, न्यू एलिमेंट बेसिकली एक वेरिएबल होगा और इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं हो सकता और उसके अंदर क्या होगा, एलिमेंट होगा। ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट है ये कहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए, टारगेट डॉट नेक्स्ट सिबलिंग। अब ये टारगेट भी बेसिकली जो है ना इन्होंने एक एलिमेंट गेट करके मंगवाया होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टारगेट में कहीं ना कहीं होगा। देखो ये पेरेंट डिफ से मंगवा रहे हैं, पेरेंट डिफ से क्या मिलेगा इनको, जो भी चाइल्ड नोड का चाइल्ड नोड में बेसिकली 1 इन्होंने लिखा हुआ है, हो सकता है पहले 0 पे इनके पास जंक आर्टिफैक्ट आ रहा हो। ठीक है, तो ये पहला भी हो सकता है। पेरेंट डिफ क्या है, पेरेंट डिफ बेसिकली एक वेरिएबल है और इसके अंदर इन्होंने एक डिव उठा के रखा हुआ है। सही है, बात समझ में आ रही है। जस्ट जो है ना मैं ये सारा काम एक ही लाइन पे भी कर सकता था, अब मैं चाहूँ तो ये सारा का सारा बात यहाँ पे भी दे सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं। ये इन्होंने जो इधर उधर ब्रेक किया है ना ये आपकी आसानी के लिए किया है ताकि आपको समझ में आए। ये चाहे तो यहाँ पे पूरा का पूरा बात बता सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके भी, डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड करके भी इसको यहाँ पे बता सकते हैं। और एक डॉक्यूमेंट डॉट चिल्ड्रन भी होता है, आपकी बुक के अंदर नज़र नहीं आ रहा लेकिन मैंने आपको बताया था। आप लोगों ने देखा है चिल्ड्रन करके हम डायरेक्ट पहुँच जाते हैं, उसको जंक आर्टिफैक्ट वगैरह नहीं मिलता है। सही है, अच्छा भाई अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 69। अच्छा चैप्टर नंबर 69 पे आने से पहले मैंने आपको 2 होमवर्क दिया था, एक क्वेरी सिलेक्टर और दूसरा रिमूव चाइल्ड। ये आप लोगों ने पढ़ा है घर जाके। क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है, सब चीज़ें कर सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से ब्रीफ करो इसको। हाँ क्लास, सही कह रहे हो, थोड़ा और इसको अच्छे तरीके से बोलो, जिस तरह CSS में हम यूज़ करते हैं। सही है, अच्छा आप कुछ कह रहे हैं। सही है, अच्छा क्वेरी सिलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी ने भी घर पे जाके नहीं देखा है तो आज लाजमी आप जाके देखना। ठीक है, जिन्होंने देखा है अच्छी बात है और वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है।
जिन्होंने नहीं देखा मैं उनसे फिर से कह रहा हूँ, आज लाजमी जाके आप क्वेरी सिलेक्टर देखना और रिमूव चाइल्ड देखना। नेक्स्ट क्लास में जिसको नहीं पता होगा वो क्लास में नहीं बैठेगा, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 69 ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट बेसिकली एक तरह का डेटा टाइप है ना, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से आपके पास नॉर्मल स्ट्रिंग होता है, नॉर्मल आपके पास क्या होता है, नंबर होता है, आपके पास बूलियन है, एरे है, इसी तरह से आपके पास एक और नई डेटा टाइप आ रही है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इतने सारे डेटा टाइप्स हमारे पास मौजूद तो हैं। स्ट्रिंग के अंदर हम डेटा स्टोर तो करते हैं, हाँ, बूलियन के अंदर भी करते हैं, नंबर के अंदर भी करते हैं, मल्टीपल डेटा होगा तो हम एरे के अंदर भी डेटा स्टोर करवा सकते हैं। ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे जो ना यहाँ पे होस्टिंग प्लान्स का कुछ डेटा दिया आपको, ठीक है, कि अगर इस तरह का डेटा स्टोर करना है तो आप कैसे करोगे। अगर नॉर्मल वेरिएबल आप बनाओगे तो बहुत सारे वेरिएबल बन जाएंगे, अगर आप एरे बनाते हो तो वहाँ पे भी मसला है। एरे के अंदर फॉर एग्जांपल आपने 0 इंडेक्स पे बेसिक रखा हुआ था, ठीक है, बेसिक के अंदर बेसिकली 0 इंडेक्स पे मंथली रखा हुआ था, आपने प्रोफेशनल के अंदर 0 इंडेक्स पे डिस्क स्पेस रख दिया, तो डेटा आपका मैनेज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कुछ मसले आपके पास आ सकते हैं, इसलिए एरे से भी ये काम नहीं हो सकता, और नॉर्मल स्ट्रिंग से आप करेंगे तो वेरिएबल्स बहुत सारे यहाँ पे बन जाएंगे। इस तरह का डेटा अगर आपने स्टोर करना है तो आप क्या यूज़ करें, ऑब्जेक्ट यूज़ करें, ठीक है। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, बेसिकली किसी भी चीज़ को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब कोई भी चीज़ है तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी और कुछ मेथड्स होंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ उसकी खासियत, मेथड उसका काम, ठीक है। कोई भी चीज़ उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे जो है ना, इन्होंने इसी चीज़ को ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवाया हुआ है। मैं अभी इसको यहाँ से बंद करके आ जाता हूँ VS कोड पे। अच्छा, ऑब्जेक्ट बेसिकली कोई भी चीज़ है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम क्या रखें, कोई भी चीज़ रख लेते हैं, मोबाइल रख लेते हैं, ठीक है। मोबाइल भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना। अब मोबाइल का डेटा हमें स्टोर करना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना मैं स्टोर करूँ कि इसके अंदर रैम क्या है, तो यहाँ पे मुझे एक ऐसे रैम बनाना पड़ेगा। अगर मैं स्टोर करूँ कि इसकी स्क्रीन का साइज़ क्या है, तो दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया, ठीक है। जिस तरह एरे के लिए आप राउंड ब्रैकेट नहीं, एरे के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं ना, इसी तरह ऑब्जेक्ट के लिए आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, राउंड ब्रैकेट भी बेसिकली होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें पाइथन के अंदर बेसिकली टपल्स कहलाती हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मोबाइल के लिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट तो कर लिया। अब मोबाइल की बहुत सारी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। मोबाइल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टी आप यहाँ पे मल्टीपल इस ऑब्जेक्ट के अंदर दे सकते हैं। सबसे पहला काम प्रॉपर्टी का आपने की देना है, उसके बाद उस की वैल्यू स्टोर करवानी है। क्या प्रॉपर्टी हो सकती है मोबाइल की, मॉडल हो सकता है, सही है। मॉडल की का नाम हो गया, इसकी वैल्यू क्या सेट कर सकते हैं हम, मॉडल क्या होना चाहिए, मॉडल यहाँ पे कुछ भी रैंडम लिख देते हैं ना, R45, ठीक है। और यहाँ पे अब मोबाइल की एक ही प्रॉपर्टी तो नहीं है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है। मैं नेक्स्ट लाइन पे एक काम करता हूँ ना, नेक्स्ट लाइन पे कंपनी का नाम या ब्रांड का नाम लिख देते हैं, ठीक है। कलर भी हो सकता है, ठीक है, या अभी देखते हैं ना, कलर भी अभी लिख देंगे। अच्छा, ब्रांड कौन सा लिखूँ मैं यहाँ पे, ब्रांड नोकिया, यहाँ पे लिख देते हैं क्यू मोबाइल, ठीक है। क्यू मोबाइल अभी नहीं है ना, इसलिए लिख रहा हूँ मैं, सही है, क्यू मोबाइल मैंने लिखा। अच्छा, यहाँ पे आप बोलोगे इसको मैंने कोटेशन के अंदर बंद क्यों किया हुआ है, क्योंकि इसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अच्छा, यहाँ पे एक मसला आ रहा है कि ये दोनों चीज़ें, दो प्रॉपर्टी मैंने लिखी हैं, इन दोनों को सेपरेट मैंने नहीं किया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा कॉमा, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, कॉमा लगाना पड़ेगा सेपरेट करने के लिए। क्या कह रहे थे आप लोग, कलर, चलो अभी कलर की बात करते हैं, ठीक है। कलर इसका होना चाहिए ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोई दूसरी डेटा टाइप पे भी तो आते हैं ना, नंबर पे भी आते हैं। कलर को रैम दे सकते हैं ना, या स्क्रीन डिस्प्ले साइज आ सकता है, और डिस्प्ले साइज : 1.5, इस तरह का कुछ यहाँ पे
दे देते हैं, जबकि 1.5 नहीं होना चाहिए, 5.5 सही है। अच्छा यहाँ पे 1 2 3 4 प्रॉपर्टी मैंने दे दी, किसके लिए? इस मोबाइल के लिए, सही है। मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है ना जल्दी से करवा दूंगा लॉग मोबाइल को। क्या मिलेगा हमें? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश कर लूँगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है और इसके अंदर हमें ब्रांड भी मिल रहा है, कलर भी मिल रहा है, डिस्प्ले साइज़ भी मिल रहा है और मॉडल भी मिल रहा है। अच्छा इसके अंदर भले आपने यहाँ पे चीज़ें अपने हिसाब से रखी हैं, जावास्क्रिप्ट जो है ना इसको आगे पीछे कर सकता है। इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, क्योंकि एरे के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। वहाँ पे चीज़ें जो है ना आप जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपने एज इट इज़ सेम ऑर्डर देना पड़ेगा। यहाँ पे सारी चीज़ें आप की से उठाएंगे तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। देखो यहाँ पे ब्रांड मैंने दूसरे पे लिखा हुआ था और यहाँ पे ब्रांड मुझे जो है ना फर्स्ट पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये आगे पीछे ये अपने हिसाब से कर देता है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना ये मोबाइल का एक ऑब्जेक्ट है, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ इसका जो कलर है वो क्या है। सिंपल मैं डॉट लगाऊंगा और उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उसको मैं क्या कर लूँगा? एक्सेस कर लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा, जल्दी से रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे हमें ब्लैक मिल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, इसकी 1 2 3 4 प्रॉपर्टी हैं। इसके अंदर मैं स्ट्रिंग स्टोर कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है? नंबर स्टोर किया हुआ है। इसके अंदर बूलियन भी स्टोर कर देते हैं, ठीक है। स्टॉक है या नहीं है, स्टॉक के अंदर क्या करें? फॉल्स कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे आके मैं चेक भी कर सकता हूँ डॉट स्टॉक, ठीक है, कि स्टॉक हमारे पास मौजूद है या नहीं है। अभी यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अगर वहाँ पे मैं ट्रू रखता तो हमारे पास क्या आता? ट्रू आ जाता, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है ना, स्ट्रिंग हम स्टोर कर पा रहे हैं, नंबर स्टोर कर पा रहे हैं और यहाँ पे हमने बूलियन भी रख दिया, ठीक है। क्या मैं इसके ऊपर एरे रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ ना, एरे में क्या रखें? मोबाइल के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो मल्टीपल होती है? हाँ फीचर हो सकते हैं मल्टीपल, है ना। और क्या कह रहे हो आप लोग फीचर के अलावा? जी बैटरी मल्टीपल हो सकती है क्या? अच्छा चलो फीचर ठीक है ना, फीचर्स कॉलन और एरे रखने के लिए हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। फीचर्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए? क्यों मोबाइल है ना, चलता नहीं है ये, क्या करूँ? टच स्क्रीन। और हाँ मजबूत मोबाइल नहीं होता है, क्यों मोबाइल है ये, मोटरोला होता तो मैं लिख देता यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूँ? फिंगरप्रिंट लिख सकते हैं, ठीक है। अभी रख देते हैं ना यार, क्या करें? फिंगरप्रिंट, ठीक है। फेस आईडी नहीं करो यार, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा आईफोन से, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 ही फीचर हैं, टच स्क्रीन और फिंगरप्रिंट, ठीक है। वैसे क्यों मोबाइल में पता नहीं ये होता है नहीं होता, जस्ट हमने यहाँ पे अभी रखा हुआ है, अभी आगे चेक करते हैं। डॉट फीचर्स, ठीक है। क्या मिलना चाहिए? पूरा का पूरा एरे मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आगे चेक करूँगा, पूरा का पूरा एरे हमें यहाँ पे मिल रहा है, टच स्क्रीन और फिंगरप्रिंट इसके ऊपर मौजूद है। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है यहाँ पे जो है ना इसके 0 इंडेक्स पे क्या मौजूद है, क्या करूँ? डॉट थोड़ी लगाऊंगा, एरे के लिए तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने 0 लिखा और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? टच स्क्रीन यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं 1 लिखूँगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें फिंगरप्रिंट मिलेगा। स्ट्रिंग आ गया, नंबर आ गया, बूलियन भी आ गया, एरे भी आ गया। एक और डेटा टाइप हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आ सकता है? आना चाहिए। लिस्ट के अंदर लिस्ट हम नहीं रखते हैं क्या? लिस्ट से मुराद एरे है, ठीक है। एरे के अंदर एरे हम रखते हैं, ठीक है। इफ एल्स के अंदर इफ एल्स आता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसे हम कहेंगे नेस्टेड। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, क्या रखूँ इसकी मोबाइल के अंदर? हार्डवेयर, हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर के अंदर कितनी चीज़ें होनी चाहिए? बैटरी, बैटरी यहाँ पे जो है ना बैटरी के अंदर लिख देते हैं 4000 mAh, चलो ठीक है ना, mAh मैंने लिखा हुआ है। और क्या होना चाहिए हार्डवेयर के अंदर? रैम हो सकता है, ठीक है।
रैम के अंदर स्टोरेज ही तो आएगा, और क्या आएगा? इसके रैम के अंदर क्या लिखूँ? 1 TB सही है। या इसको जो है ना, चलो ठीक है 1 TB रहने देते हैं। यहाँ पे भी 2 ही चीज़ें मैंने रखी हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट लाइन पे दोबारा से चेक करवाता हूँ। अब मुझे चेक करना है इसके हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर को मैं चेक करता हूँ, क्या मिलना चाहिए? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। मैं आगे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या मिल रहा है? ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब ऑब्जेक्ट में से फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है कि रैम बेसिकली चेक करना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, की का नाम लिखेंगे, एक्सेस करेंगे। रैम के की का नाम रैम है बेसिकली, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूँगा रैम, ठीक है। और यहाँ पे आगे रिफ्रेश करूँगा तो अभी यहाँ पे हमें 1 TB मिल रहा है और यहाँ पे हमें टच स्क्रीन मिल रहा है। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है कि ऑब्जेक्ट हम क्यों क्रिएट करते हैं, किस तरह क्रिएट करते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप्स आ सकती हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, और इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अगर नॉर्मल फॉर एग्जांपल मुझे ब्रांड चाहिए तो फिर मैं क्या करूँगा? हाँ भाई, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ब्रांड लिख दूंगा, ठीक है। ये नॉर्मल भी हमने जो है ना एक्सट्रैक्ट किया, और यहाँ से हमने एरे में से चीज़ें उठाई, और यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट था उसके अंदर से चीज़ें उठा ली। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब मैंने आपको बताया था आप पूरा का पूरा यहाँ पे करट चला सकते हैं। करट का क्या मतलब होता है? क्रिएट तो हुआ है बेसिकली, उसका रीड जो कि हम यहाँ से कर रहे हैं, रीड, अपडेट और डिलीट आप यहाँ से कर सकते हैं, और बेसिकली इंसर्ट भी आप यहाँ से करवा सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ इंसर्ट करवा देते हैं ना, क्या इंसर्ट करवाएं? प्राइस इंसर्ट करवा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे इंसर्ट कहाँ करवाना है? मोबाइल में, मोबाइल के ऑब्जेक्ट में ना, मोबाइल डॉट प्राइस। अच्छा, कॉलन लगाऊँ क्या? इक्वल टू, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट के बाहर से इंसर्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस इसका क्या होना चाहिए? चलो 300 लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको, अच्छा यहाँ पे कॉमा लगाऊँ क्या? और भी मुझे कुछ देना है, यहाँ पे टर्मिनेटर लगाना पड़ेगा क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के बाहर हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर हूँ तो 2 प्रॉपर्टीज़ को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाहर जो आप नॉर्मल यूज़ करते हुए आ रहे हो पहले दिन से, ठीक है। अगर नहीं करते हो फिर भी जावास्क्रिप्ट एरर नहीं देता है, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस कहलाती है। अच्छा, प्राइस यहाँ पे ऐड हो गया ना। मैं एक काम करता हूँ ना, इसका जो मॉडल है, मॉडल को यहाँ से अपडेट करता हूँ। इसको यहाँ से मैं जल्दी से बोलूँगा मोबाइल डॉट मॉडल। मॉडल को क्या करूँ? V8 कर देते हैं, ठीक है। V8 कर दूँ। कार का इंजन बेसिकली इसके अंदर हमने लगाया हुआ है, देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट चेक करना है। यहाँ से मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ और इन दोनों को कर देता हूँ कमेंट, और आगे चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। ब्रांड के अंदर क्यों मोबाइल है? क्योंकि हमने अपडेट नहीं किया था उसको, और हमने अपडेट किसको किया है? कहाँ गया मॉडल? ये रहा मॉडल, हमारे पास अपडेट हो गया। और हमने प्राइस ऐड किया था, वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ से डिलीट करवाना चाहता हूँ, इसके कलर को मैं डिलीट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। क्या करूँ? डिलीट का कीवर्ड, बिल्कुल सही है, डिलीट का कीवर्ड। और जिस चीज़ को डिलीट करवाना है, मोबाइल के अंदर एक क्या मौजूद है? कलर नाम की की मौजूद होगी, उसको क्या कर दो आप? डिलीट कर दो। रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखो स्टॉक, प्राइस, मॉडल, हार्डवेयर, फीचर, डिस्प्ले साइज और ब्रांड, और यहाँ पे कलर आपको कहीं भी नहीं मिल रहा। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका ऑब्जेक्ट के अंदर अभी भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं? आ गया सबको समझ में? ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाना भी आ गया, यहाँ से आप क्रड भी इसके साथ कर सकते हो और सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना बेसिकली इसे हम कह रहे हैं प्रॉपर्टी। क्या कह रहे हैं? प्रॉपर्टी। मैंने कुछ थ्योरेटिकल बातें आपसे की थी कि प्रॉपर्टी बेसिकली हम किस चीज़ को कहते हैं? की वैल्यू पेयर को। किसे कहते हैं? की वैल्यू पेयर को। की वैल्यू पेयर बेसिकली आपके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी भी आ सकती हैं और उसके कुछ मेथड्स भी आ सकते हैं। मेथड का क्या मतलब है? बेसिकली फंक्शन। वो फंक्शन जो ऑब्जेक्ट के अंदर है उसे आप क्या कहोगे? मेथड कहोगे, ठीक है। जिस तरह से आपने प्रॉपर्टी रखा हुआ था, अभी भी मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर एक मेथड रखवाता हूँ, ठीक है। इसका काम क्या होना चाहिए?
मोबाइल का। इसका काम क्या करें, इसको कॉल वॉल करवा सकते हैं ना इससे। हाँ गेमिंग मोबाइल है ये, कर सकते हैं इसमें। मैं जो है ना इसमें एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, उसका नाम हम रखते हैं प्ले रखते हैं, ठीक है। इसका नाम रखते हैं प्ले। और बेसिकली मुझे यहाँ पे फ़ंक्शन रखना है। फ़ंक्शन बनाना तो आपको ऑलरेडी आता है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फ़ंक्शन का कीवर्ड राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर एक चीज़ आपको नहीं दिख रही होगी कि इसका नाम मैंने नहीं रखा। नाम नहीं रखने की वजह इसका नाम पहले ही डिफ़ाइन हो चुका है, सही है। अच्छा प्ले गेम कर देते हैं इसको, ठीक है, प्ले गेम। और यहाँ पे जो है ना मैं आऊँगा जल्दी से लॉक करवा दूँगा। लॉक करवा देते हैं यहाँ पे सिंपल प्लेइंग, ये गेम का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, कोई फोर्टनाइट वगैरह इस तरह से। ये सब गेम खेला है आप लोगों ने? आप लोग तो खैर अभी पबजी वाले हो ना, चलो खैर। यहाँ पे कोई दूसरा IGI लिख देते हैं, ठीक है। IGI खेला है आप लोगों ने? IGI 2 करते हैं, ठीक है। IGI 2 नहीं चलेगा, ये क्यों मोबाइल है ना, चलेगा। अच्छा IGI 2 अभी यहाँ पे मैंने किया और यहाँ पे चेक करते हैं कि ये मेथड हमारे पास चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। क्या कह रहे हो? हाँ अभी यूज़ करेंगे ना उसको। अभी फ़िलहाल ये मेथड हमने रखा हुआ है, चेक करते हैं ना कि मेथड मिला भी है या नहीं मिला। यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा, ये वाला मेथड, हाँ ये प्ले गेम का मेथड यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब इसको मैं यूज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट लाइन पे इसको कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन पे मैं एक काम करता हूँ, मोबाइल के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है प्ले गेम, उसको दिखाओ क्या मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा, अभी हमने लॉग नहीं करवाया था। अभी क्या मिलेगा? अभी मिलेगा ना, ऊपर लॉग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे IGI 2 हमें मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे IGI 2 हमें मिल रहा है, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना इसको दोबारा से मैंने अनकमेंट किया, ये चीज़ यहाँ से हटाकर मैंने इसको कर दिया Ctrl+X और यहाँ पे कर दिया मैंने Ctrl+V, सही। यहाँ पे आता हूँ जल्दी से, इसको मैंने रिफ्रेश किया, IGI 2 मिला। नेक्स्ट लाइन पे बताओ अनडिफाइंड क्यों मिला? हाँ नो रिटर्न, बिल्कुल ठीक है कि ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है बेसिकली कुछ रिटर्न नहीं करता, इसलिए हमें यहाँ पे मिल रहा है अनडिफाइंड। बिल्कुल ठीक है, यही आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था और यहाँ पे आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से, बाहर मैंने रखा, ठीक है। अच्छा ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कुछ रिटर्न कराऊंगा तो उसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर भी सेव करवा सकता हूँ, और वो सारी कहानी जो फंक्शन के अंदर हमने पढ़ी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये वाला फंक्शन हमारे पास चल रहा है और सारी चीज़ें हमारे पास प्रॉपर चल रही हैं। अच्छा उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल IGI 2 प्ले इन, क्या नाम है इस मोबाइल का, क्यों मोबाइल है ना, ब्रांड के अंदर मैंने लिखा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना कॉमा लगाकर क्या लिखता हूँ, ब्रांड लिखता हूँ, सही। अब यहाँ पे आते हैं जल्दी से, यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ब्रांड इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो ब्रांड है हमारे पास, ब्रांड है ना। अब ब्रांड बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, ब्रांड आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर है। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल ब्रांड इक्वल टू फॉर टेस्ट, ठीक है। ब्रांड नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे आऊँगा रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे टेस्ट मिलना भी चाहिए था, वो तो एक वेरिएबल है, हमने उसको चेक किया। यहाँ पे इसलिए नहीं मिल रहा है, हम इसको टारगेट करना चाहते थे, ये ऑब्जेक्ट के अंदर है। यहाँ पे मुझे मोबाइल डॉट इस तरह से अगर मैं करके देखूँ, यहाँ पे आऊँगा क्या मिला, क्यों मोबाइल यहाँ पे मिला। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं मौजूद हूँ, सिंपल मैं दिस लिख दूंगा। दिस का क्या मतलब, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं मौजूद हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट, सही है। तो यहाँ पे दिस लिखने से होगा क्या, हमारे पास अभी भी ये अपने ऑब्जेक्ट के अंदर ढूंढेगा कि ब्रांड नाम का कुछ है, तो वो यहाँ पे जाएगा कि इसको मिली ब्रांड नाम की, और ये वाला काम उसने यहाँ पे उसकी वैल्यू को उठा के रख दिया। यहाँ बात समझ में आई कि दिस का क्या काम था। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, सही है। अच्छा अगर मैं दिस नहीं लिख रहा हूँ तो ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि ब्रांड जो है ना वो वेरिएबल डायरेक्ट मौजूद नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला जो हमारे पास मेथड है, क्या मैं सिंपल यहाँ पे इस तरह प्ले गेम
कर सकता हूँ? इस तरह मैं प्ले गेम कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाला जो मेथड है मौजूद है ऑब्जेक्ट के अंदर, मोबाइल के ऑब्जेक्ट के अंदर। क्या आप गेट डे कर सकते हैं फ़ौरन से? गेट टाइम कर सकते हैं? आपने न्यू डेट का जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली उसको मंगवाना पड़ता है, फिर उसके अंदर से आप ये सारी चीज़ें निकालते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है ना, ये आपके पास सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये सारे के सारे मेथड्स हैं, ये ग्लोबली अवेलेबल नहीं है। ये किसके अंदर है? ये सारी की सारी चीज़ें मोबाइल के ऑब्जेक्ट के अंदर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको हटा देते हैं ना बल्कि, और इसको मैं कर दूँगा यहाँ से कमेंट, और इन सब चीज़ों की भी नीड हमें नहीं है। अच्छा, ये वाली कहानी तो हो गई कि ऑब्जेक्ट हमें बनाना आ गया, प्रॉपर्टीज़, मेथड, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। इसको एक्सट्रैक्ट वगैरह कैसे करना है ये सब कुछ समझ में आ गया। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था कंस्ट्रक्टर। अच्छा भाई, बुक में आते हैं। बुक के अंदर सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 70 में प्रॉपर्टीज़ हैं और हमारे पास आ गया मेथड्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। तो यहाँ पे चलो खैर नीचे आते हैं जल्दी से। कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? बनाना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर का काम बेसिकली क्या है? ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। अब आप बोलोगे ऑब्जेक्ट हमें बनाना आता तो है, हम कंस्ट्रक्टर की मदद से क्यों बनाएं? मैंने आपको एक सिनेरियो लास्ट क्लास के अंदर डिफ़ाइन किया था कि अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, वो 10 के 10 स्टूडेंट्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। 10 के 10 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैं, मुझे 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और मैं अगर मैनुअली क्रिएट करूँगा तो गलती के चांसेस हैं। मैं की का नाम डिफरेंट कर सकता हूँ, और अगर की का नाम डिफरेंट हो गया तो डेटा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक तरह का फंक्शन है। इस फंक्शन का काम है आपको ऑब्जेक्ट बनाकर देगा, ठीक है। फंक्शन का काम बेसिकली क्या है? ऑब्जेक्ट बनाकर देना, और इससे ज़्यादा इसका कोई भी काम नहीं होता, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ जल्दी से, जो है ना, एक मैनुअली फंक्शन क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फ़ंक्शन क्रिएट किया, ठीक है। फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, मैं टेस्ट भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन नाम हमेशा हम मीनिंगफुल रखते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएटर या क्रिएट ओबीजे रख देते हैं, ठीक है। क्रिएट ओबीजे, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ये एक बेसिकली हमने फंक्शन बनाया। ये फंक्शन क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा, हमें ऑब्जेक्ट बना कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसका नाम मैंने ओबीजे रखा है ताकि आपको समझ में आए। नाम आप अपनी मर्ज़ी का रखवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन का काम है ऑब्जेक्ट बना कर देना। ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? नेम होना चाहिए, सही है, और होना चाहिए क्या? आईडी होना चाहिए, और एज, सही है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। अब नेम की के ऊपर वैल्यू क्या रखें? यहाँ पे हम जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट थोड़ी कर रहे हैं, हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। ये फंक्शन हमें क्या करके देगा? ऑब्जेक्ट बना कर देगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर नेम की जगह हार्ड कोडेड हेलो लिख देता हूँ, तो हर दफ़ा जब भी मैं इससे ऑब्जेक्ट बनवाऊँगा, नेम की के ऊपर ये क्या वैल्यू रख के देगा? हेलो रख के देगा। हम तो जब ऑब्जेक्ट बनवाएंगे तो अपना नाम देंगे ना इसको, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे पैरामीटर से गेट करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर में नेम, आईडी और ले लेता हूँ यहाँ पे एज, सही है। नेम, आईडी, एज, और यहाँ पे अब जो मैं नेम लिख रहा हूँ ये बेसिकली की का नाम नहीं है, ये किसका नाम है? वेरिएबल का नाम, वो वेरिएबल जो हम पैरामीटर से गेट कर रहे हैं, सही है। अब जो मैंने आईडी लिखा है ये बेसिकली ये वाली आईडी है जो हम पैरामीटर से गेट कर रहे हैं, और ये वाला जो एज मैंने लिखा है ये बेसिकली इस एज की मैं बात कर रहा हूँ, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए मैंने कॉमा भी लगा दिया। यहाँ तक बात समझ में आई? अभी मुझे बताओ, क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है? क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है? नहीं करता, ठीक है। हमें रिटर्न करवाना पड़ेगा। क्या रिटर्न करवाना है मुझे? ऑब्जेक्ट, सही है। ऑब्जेक्ट बेसिकली मुझे रिटर्न यहाँ से करवाना है। फंक्शन क्रिएट किया, इस फंक्शन का काम क्या है? ऑब्जेक्ट बना कर देगा, और ये हमें वही ऑब्जेक्ट क्या कर देगा? रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ ना, एक ऑब्जेक्ट इससे बनवाते हैं। ऑब्जेक्ट बनवाने के लिए इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा, सही है। इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, सही है। कॉल करने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है ना कुछ पैरामीटर्स
गेट करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दे देता हूँ नेम, और नेम इसका रख देते हैं हम अली। सही है, और यहाँ पे आईडी इसकी रख देते हैं 1 2 3, और यहाँ पे एज इसकी रख देते हैं, एज रखते हैं 3030। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बेसिकली हमने जो काम किया हुआ है ना, एक फ़ंक्शन को कॉल किया और जो भी फंक्शन का रिटर्न होगा वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। अब चाहे तो आप इसको लॉग में उठा के रख दो, या तो इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर आप करवा सकते हो, और इसका नाम होना चाहिए था स्टूडेंट 1। सही है, इसका नाम मैंने स्टूडेंट 1 रखा। स्टूडेंट 1 के अंदर बताओ अभी क्या होगा? हाँ भाई, स्टूडेंट 1 के अंदर क्या होना चाहिए मोइज? अच्छा, ऑब्जेक्ट होगा और उसके अंदर ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ होंगी, नेम, आईडी और एज। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? क्या मिलेगा? एज क्या है इसकी? 30। यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे क्या मिल रहा है? 30 मिल रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एज हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, देखता हूँ क्या स्टूडेंट 1 के अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिला। हाँ, स्टूडेंट 1 के अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिला और इसके अंदर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो हमने फंक्शन को डिफ़ाइन करवा दी थी। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो ठीक है, ये सारा काम हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या है कि हमने एक फ़ंक्शन बनाया। ठीक है, अब इससे जो है ना, मैं 10 स्टूडेंट या 1000 स्टूडेंट क्रिएट करवा सकता हूँ। सिंपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 3 और इसको करते हैं 4 5 6 7 8। सही। अच्छा यहाँ पे जो है ना, जस्ट मैं इसका नाम चेंज करवा देता हूँ, बिलाल, और इसको कर देते हैं उस्मान, और इसको कर देते हैं रेहान, इसको कर देते हैं एहसन। सही है, जिसमें रैंडम नाम लिख रहा हूँ इसको कर देते हैं सलमान, कर देते हैं। सही है, इसको कर देते हैं आमिर, कर देते हैं, और इबाद। पड़ोसी के नाम नहीं बताने बेटा। अच्छा यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इबाद, और यहाँ पे आके जल्दी से रिफ़्रेश करते हैं। अभी यहाँ पे हमने चेक किया हुआ था स्टूडेंट 1 को। मैं एक काम करता हूँ, स्टूडेंट 8 को चेक करते हैं। सही है, स्टूडेंट 8 के अंदर ऑब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ तक तो बात समझ में आई ना? स्टूडेंट 8 के अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसके अंदर 1 2 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसका नाम बेसिकली क्या होना चाहिए? इबाद, और आईडी और एज हमने चेंज नहीं करवाया था, तो ऑब्वियस सी बात है हमें ये यहाँ पे मिल रहा है। सही है, अच्छा अब मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट क्रिएट करूँ या 10,000 स्टूडेंट क्रिएट करूँ, हमेशा उन सब के अंदर नेम की जो की है उसका नाम नेम होगा, आईडी की जो की है उसका नाम आईडी होगा, एज की का नाम एज होगा। अगर मैं ये वाला काम नहीं करता, स्टूडेंट 1 के लिए यहाँ पे मैं इस तरह से जो है ना ऑब्जेक्ट बना रहा होता, स्टूडेंट 2 के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से क्या बनाता? ऑब्जेक्ट बनाता, तो मैं गलती कर सकता था ना। यहाँ पे मैंने नेम कॉलन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था अली लिखा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फुल नेम बेसिकली कर दिया, ठीक है, गलती से फुल नेम, और इस F को मुझे करना पड़ेगा स्मॉल। ना भी करूँ तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन बेसिकली ये जो कन्वेंशन है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की गलती हम कर सकते थे। ठीक है, इससे बचने के लिए हमने क्या काम किया हुआ है? एक हमने फंक्शन बना लिया, इस फंक्शन का काम क्या है? ये हमें ऑब्जेक्ट बनाकर देता है। सही है, अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। जो भी फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाकर देता है इसको आप बोलोगे बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन। क्या है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। और ये वाला जो तरीका है ये बेसिकली मैनुअल तरीका है। कौन सा तरीका है? मैनुअल तरीका। हमने हार्ड कोडेड फंक्शन बनाया और उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट बनाकर इसको हमने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। जावा स्क्रिप्ट कहता है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन अगर आपने बनाना है तो नॉर्मल एक फंक्शन बनाओ, ठीक है, और इसका नाम जैसे आप देते हो ना दो, लेकिन क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, तो उसका नाम आप कैपिटल से रखो। कैसे रखो? कैपिटल से रखो। अच्छा, ये फंक्शन जो है ना हमें बेसिकली यूज़र बना कर देगा। सही है, तो इसका नाम मैंने कैपिटल से रखा क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। सही है। अच्छा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन है हमारे पास, ये भी बेसिकली नेम और आईडी तो लेगा ना।
नेम और आईडी बेसिकली हमें प्रॉपर्टी रखना है, तो नेम और आईडी हमने यहाँ पे इसको दे दिया। सही है। अच्छा, यहाँ पे अब हमें ऑब्जेक्ट बनाकर रिटर्न करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का डिफाइंड है, तो सिंपल आप यहाँ पे लिखें दिस डॉट नेम। ये बेसिकली की का नाम है कि इसकी जो की है नेम नाम की। सही है। इसके ऊपर आपने क्या रखना है, ये वाला नेम जो पैरामीटर से मिलेगा। सही है। ये इसकी की का नाम है और ये क्या है, ये आपके वेरिएबल का नाम है जो आपके पैरामीटर से मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे कॉलन नहीं लगेगा, यहाँ पे इक्वल टू लगेगा क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद नहीं है। सही है। और यहाँ पे मैं जो है ना टर्मिनेटर लगा के नेक्स्ट लाइन पे कहता हूँ दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी। सही है। अच्छा, ये जो दूसरी आईडी है ये पैरामीटर से आ रही है। अगर मैं इसको हटाऊँ ना, देखो ये थोड़ा सा लाइट हो गया, इसका मतलब इसका यूज़ आपने नहीं किया। सही है। ये वाला जो काम आपने किया है बेसिकली की का नाम है। सही है। अभी मैं इसको यूज़ भी कर लेता हूँ, दिस डॉट आईडी इसको कर लेते हैं। और बेसिकली ये क्योंकि कंस्ट्रक्टर मेथड है, ऑब्वियस सी बात है ये रिटर्न खुद ही होगा। सही है। रिटर्न तो हमें करवाना था, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर मेथड है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, तो उसको पता है कि रिटर्न इसको करना ही करना है, तो रिटर्न भी करवाने की यहाँ पे नीड आपको नहीं पड़ेगी। अभी जस्ट हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन यहाँ पे बनाया, ये भी हमें क्या करके देगा, ऑब्जेक्ट बनाकर देगा। इससे पहले जो कंस्ट्रक्टर हम कह रहे थे, ये क्या कर रहा था, ऑब्जेक्ट बनाकर दे रहा था। ये भी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाकर देगा। सही है। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बनाकर देगा तो एक वेरिएबल के अंदर सेव करवाना पड़ेगा, है ना। मैं वेरिएबल के अंदर सेव करवाता हूँ स्टूडेंट 1। सही है। स्टूडेंट 1 और यहाँ पे हम रखवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, ये क्योंकि कंस्ट्रक्टर मेथड है तो सिंपल आप इसको डायरेक्ट यूज़र करके कॉल नहीं कर सकते। सही है। आपको यहाँ पे न्यू की कीवर्ड के साथ इसको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, और ये ज़रूरी है। ठीक है। इसको आपने न्यू के कीवर्ड से ही कॉल करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे न्यू की कीवर्ड से मैंने इसको कॉल किया। अब 2 आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली मुझे देने पड़ेंगे। कौन कौन से, नेम और आईडी। इसका नाम मैं रखवा देता हूँ, इसका नाम रखवा देते हैं KF रखवा देते हैं। ठीक है। और आईडी हम रखवा देते हैं यहाँ पे 200। सही है। जल्दी से मैं आ जाऊँगा, जल्दी से जो है ना लॉग करूँगा स्टूडेंट 1 को। क्या मिलेगा स्टूडेंट 1 के अंदर, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें। ठीक है। हमें क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट मिला, और इसके अंदर मौजूद क्या है, आईडी, और साथ साथ क्या मौजूद है, नेम मौजूद है। ठीक है। क्या इस कंस्ट्रक्टर से मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनवा सकता हूँ, बिल्कुल बनवा सकता हूँ। इसका नाम चेंज करते हैं 2 3 4 5। ठीक है। इसका नाम करते हैं 2 3 4 5, और यहाँ पे भी कर देते हैं 1 2 3 4 5। सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं जो है ना स्टूडेंट 5 को देखूँ, क्या हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उसके अंदर नेम की प्रॉपर्टी होगी, आईडी की प्रॉपर्टी होगी। अगर मैं इससे 1000 स्टूडेंट भी क्रिएट करवा लूँ, क्या कभी ऐसा हो सकता है नेम की जगह फुल नेम आ जाए या फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ जाए? इस तरह की गलती हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज़ किया। कंस्ट्रक्टर बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल सा फंक्शन होता है जो कि आपको ऑब्जेक्ट बना कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट बहुत सारे क्रिएट करें, और इन सब की ऑब्वियस सी बात है सेम होगी, वैल्यू तो डिफरेंट होगी ना, क्योंकि वैल्यू तो हम वेरिएबल से उठा के रख रहे हैं। की इन सब की क्या होगी, सेम होगी। अभी मैं स्टूडेंट 5 को चेक करता हूँ, क्या स्टूडेंट 5 के अंदर हमारे पास नेम मौजूद है, बिल्कुल है, आईडी भी मौजूद है, और यहाँ पे सारी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं जैसा हम सोच रहे थे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ मेथड्स भी होते हैं, है ना, मेथड्स भी तो होते हैं ना। मैं एक काम करता हूँ, और दिस डॉट ग्रीट का एक मेथड रखता हूँ, और यहाँ पे हम रखवा देते हैं फंक्शन राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जो है ना मुझे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं मौजूद हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं। सही है। अच्छा, यहाँ पे इस मेथड का काम बेसिकली क्या होगा, ये लॉग करवा देगा हेलो फ्रॉम क्या करूँ, कॉमा नेम से नहीं होगा काम,
नेम से होना चाहिए। देखें इसको, यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट लाइन पे मैं स्टूडेंट 1 डॉट ग्रीट कॉल करता हूँ। क्या नेम में हमें मिलेगा ये कैफ? नहीं मिलेगा। मैं आगे जल्दी से इसको करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? हेलो फ्रॉम कैफ मिल रहा है। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे क्यों मिल रहा? यहाँ पे ये क्यों मिल रहा है? मुझे दिस क्यों नहीं लिखना पड़ा? ये यहाँ से नहीं उठा रहा है, सही है, ये यहाँ से नहीं उठा रहा। ये पैरामीटर तो वेरिएबल है ना। इससे पहले जब हमने ऊपर वेरिएबल बना दिया था, वो शायद मैंने मिटा दिया, तो वहाँ से तो हम उठा पा रहे थे वैल्यू को। इसी तरह से ये नेम भी तो एक वेरिएबल है, उसके आर्ग्यूमेंट से आ रहा है, तो अभी ये इसके नेम से डायरेक्ट उठा ले रहा है। यहाँ पे बात समझ में आई? और अगर यहाँ पे मैं दिस डॉट नेम करूं और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी ये वैल्यू आ रही है, लेकिन अब ये इस नेम से नहीं उठा रहा होगा, ये इसके प्रॉपर्टी से उठा रहा है कि इसका जो नाम है, इसके अंदर नेम नाम की जो की मौजूद है उसकी वैल्यू, सही है। इससे पहले हम इसके वेरिएबल से उठा रहे थे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? हाँ भाई, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको यहाँ तक कंस्ट्रक्टर नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, मैं एक काम करता हूँ, स्टूडेंट 5 तक बना हुआ है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल स्टूडेंट 6, ठीक है, इक्वल टू, और इसके अंदर बेसिकली मैं ऑब्वियस सी बात है सेम चीज़ें रख देता हूँ। नेम, इसका नाम हम रख देते हैं, इसका नाम टेस्ट रख देते हैं, ठीक है। आईडी रख देते हैं इसके अंदर 304, ठीक है, 304 यहाँ पे मैंने इसकी आईडी रखी और नेम टेस्ट। अच्छा, ये बिल्कुल इसी की तरह का ऑब्जेक्ट बनाकर देगा, है ना। इसके अंदर भी नेम, आईडी, और यहाँ पे एक मेथड भी था ना, एक मेथड भी रखवा देते हैं, ग्रीट। और ग्रीट का जो मेथड है ये क्या करता है? लॉग करता है ना, और लॉग करेगा ये हेलो फ्रॉम दिस डॉट नेम, ठीक है, दिस डॉट नेम। अच्छा, आप जो कह रहे हो स्टूडेंट 6 डॉट नेम, वो भी कर सकता हूँ, चल जाएगा वो भी, लेकिन फ़िलहाल दिस डॉट नेम ये बेहतर तरीका है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट 5 देखूँ या स्टूडेंट 6 देखूँ, दोनों तकरीबन जो है ना मुझे एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स नज़र आएंगे। अभी यहाँ पे मैंने कौन सा देखा हुआ है? स्टूडेंट 6, वो भी वैसे ही ग्रीट का फंक्शन है, आईडी है और नेम मौजूद है। अब मैं चेक कैसे करूँ क्या ये स्टूडेंट 6 इस यूज़र के कंस्ट्रक्टर से बना है या नहीं बना? आपको सिंपल जो है ना यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ का कीवर्ड मिलेगा, और यहाँ पे आप उसके आगे क्या लिख सकते हो? कंस्ट्रक्टर का नाम लिख सकते हो। अभी आपको सिर्फ हाँ या नहीं बता देगा। मैं आगे चेक करता हूँ, यहाँ पे क्या कह रहा है? फॉल्स कह रहा है। सही, बिल्कुल फॉल्स कह रहा है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट 6 है, ये वाला जो स्टूडेंट 6 मैंने बनाया, ये इस कंस्ट्रक्टर से मैंने नहीं बनाया हुआ है। लेकिन ये वाला जो स्टूडेंट 5 है, ये मैंने किससे बनाया हुआ है? कंस्ट्रक्टर से। यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, क्या बता रहा है? ट्रू बता रहा है, ठीक है। इस तरह से जो है ना आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। कब करते हो आप ऐसा? फॉर एग्ज़ाम्पल, बेसिकली आपने कब इसको करना है? एक तो आपने यूज़र के लिए कंस्ट्रक्टर बनाया, दूसरा कंस्ट्रक्टर हो सकता है आप कस्टमर के लिए बनाए, तीसरा कंस्ट्रक्टर आप एडमिन के लिए बनाए, ठीक है। अलग अलग बेसिकली आपके पास रोल्स होते हैं ना। आपने कस्टमर के लिए बनाया हुआ है, आपने एडमिन के लिए बनाया हुआ है, अलग अलग कंस्ट्रक्टर। हो सकता है दोनों की प्रॉपर्टी देख के आप बाज़ औक़ात जो है ना आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये यूज़र है या एडमिन है। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये किस कंस्ट्रक्टर से बना है। क्या ये कस्टमर के कंस्ट्रक्टर से बना है या एडमिन के कंस्ट्रक्टर से बना है? तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि सिंपल आप चेक करवा रहे हैं कि ये यूज़र से कंस्ट्रक्टर से बना है या किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर से ये बन रहा है, सही है। अभी फ़िलहाल मैंने किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर से नहीं बनाया था, बल्कि मैंने यहाँ पे मैन्युअली क्रिएट कर दिया था। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा भाई, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है? कोई है ऐसा स्टूडेंट क्लास में? सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं?
ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे आते हैं अब, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इसको मैंने रिफ़्रेश कर लिया और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने लॉग किया बेसिकली स्टूडेंट वन को और इसको मैं कर देता हूँ 2 3 4 5। सही है, 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे कर दिया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स बने हुए थे। ये 5 के 5 ऑब्जेक्ट्स मैंने किसके थ्रू बनवाए थे? इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाए थे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ। मैंने रिफ़्रेश किया, 1 2 3 4 5 के 5 यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। अच्छा, ये पाँचों के अंदर ये जो ग्रीड का मेथड है ये भी मौजूद है, होना भी चाहिए था, हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली रखा हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर से 1000 स्टूडेंट क्रिएट करूँगा, ये फंक्शन भी 1000 दफ़ा बनेगा। अब ये चीज़ जब 1000 दफ़ा बन रही है तो ये चीज़ मेमोरी कंज्यूम करेगी ना। अगर ये चीज़ 1000 दफ़ा बन रही है तो ये चीज़ मेमोरी कंज्यूम करेगी, ठीक है। अब जो है ना इसको आप थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो इस प्रोटोटाइप के ज़रिए, ठीक है। इसको आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो कैसे? प्रोटोटाइप के ज़रिए। प्रोटोटाइप क्या होता है? डेटा अबाउट दी डेटा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा पता है किसे कहते हैं? डेटा से रिलेटेड डेटा। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना एक फ़ाइल है, उसके आगे आपने जो .txt लिखा हुआ होता है वो उस फाइल का एक्सटेंशन होता है। फाइल के अंदर कुछ डेटा मौजूद है, जो .txt है वो आपके डेटा अबाउट दी डेटा है, वो आपका मेटा डेटा है, ठीक है। मेटा डेटा का आसान सा मकसद है डेटा से रिलेटेड डेटा, सही है। इसके अंदर भी क्या होगा? इस डेटा से रिलेटेड क्या है? डेटा है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप। और इसके अंदर भी जो है ना आपको कंस्ट्रक्टर और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इस प्रोटोटाइप का यूज़ करते हुए क्यों ना हम ऐसा करें, इस फंक्शन को प्रोटोटाइप के अंदर बनाएं। अगर हम फंक्शन को प्रोटोटाइप के अंदर बनाएंगे तो आप सबके जहन में सवाल आएगा कि प्रोटोटाइप भी सबके अंदर मौजूद है और यहाँ पे प्रोटोटाइप भी 1000 दफ़ा बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें हमारे पास प्रिमिटिव होती हैं और कुछ चीज़ें नॉन प्रिमिटिव होती हैं। अभी इसके बाद वाला टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे कि ये बार बार क्रिएट नहीं हो रहा है, ये एक ही दफ़ा बना हुआ है, जस्ट उसका रेफरेंस या फिर एड्रेस चल रहा है, सही है। अभी देखेंगे, उसको बाद में आएंगे। फ़िलहाल अभी हमारा गोल है कि ये जो हम फंक्शन बना रहे हैं इसको हम किस में बना दें? प्रोटोटाइप के अंदर। किस में बनाएं? प्रोटोटाइप के अंदर। मैं जल्दी से यहाँ पे आ जाऊँगा। यहाँ पे आने के बाद ये वाला फंक्शन मुझे नहीं चाहिए था, मैंने किया Ctrl+X। मसले की बात, इस कंस्ट्रक्टर के बाहर मैंने ये फंक्शन रखा और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यूज़र बेसिकली कंस्ट्रक्टर का नाम है, यूज़र डॉट प्रोटोटाइप, सही है। यूज़र का जो प्रोटोटाइप है उसके अंदर ग्रीड का ये वाला फंक्शन ले जाकर रख दो। यहाँ तक बात समझ में आई? सिंपल सा मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर का नाम दिया, इस कंस्ट्रक्टर के नाम के अंदर जो प्रोटोटाइप है उसके अंदर ये वाला फंक्शन ले जाकर रख दो और चेक करते हैं। यहाँ पे आके मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट तो है लेकिन अभी कोई ग्रीड नाम का फंक्शन मौजूद है नहीं है। प्रोटोटाइप में देखते हैं, हाँ प्रोटोटाइप के अंदर ग्रीड नाम का फंक्शन आ चुका है। प्रोटोटाइप के अंदर फंक्शन कैसे बनाते, ये वाली बात समझ में आ गई? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये समझ में नहीं आया हो? देखो बेसिकली प्रोटोटाइप के अंदर बनाने का फ़ायदा अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि ये बार बार क्रिएट नहीं हो रहा। प्रोटोटाइप आपका एक ही दफ़ा बना हुआ है, हर जगह उसका रेफरेंस चल रहा है, मीन्स एड्रेस चल रहा है, सही है। अच्छा, यहाँ पे प्रोटोटाइप के अंदर ये चीज़ बन तो गई है, क्या इसको एक्सेस मिलेगा उस फंक्शन का या नहीं, वो देख लेते हैं। मैंने स्टूडेंट1 को जो है ना डॉट ग्रीड किया, ऑब्वियस सी बात है अनडिफाइंड मिलेगा यहाँ पे उसके बाद, क्योंकि ये वो ग्रीड का जो मेथड है कुछ रिटर्न नहीं करता। लेकिन यहाँ पे ग्रीड का जो काम था वो भी चलना चाहिए, हेलो फ्रॉम, और इसका नाम क्या है भाई, स्टूडेंट1 का KF नाम है, ठीक है। और यहाँ पे आगे रिफ़्रेश करते हैं, हेलो फ्रॉम KF मिला, सही है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला जो मेथड है इस प्रोटोटाइप के अंदर उसको कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई भी ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर सकता है, जिस तरह से स्टूडेंट1 ने किया, स्टूडेंट5 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 3 और 2 भी यहाँ पे कर सकता है। ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है?
इससे अभी हमारा लेना देना नहीं है, बिकॉज जो है ना मैंने इसको console.log के अंदर लिखा हुआ है। नहीं चाहिए अनडिफाइंड, इसको हटा देते हैं। सही है, ये वाला अनडिफाइंड भी यहाँ से किया, क्योंकि वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिटर्न आपको अनडिफाइंड ही मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। प्रोटोटाइप के अंदर फंक्शन बनाना आपको आ गया। क्यों हमने बनाया है कि ताकि वो बार बार क्रिएट नहीं हो, इस वजह से हमने बनाया है, ताकि जो है ना कोड हमारा ऑप्टिमाइज हो, मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम ना हो। सही है। अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, प्रोटोटाइप वगैरह सारी चीज़ें हो गई। अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ। अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि प्रोटोटाइप जो है बेसिकली हर जगह दिख रहा है, कैसे हम कह सकते हैं कि उसका एड्रेस या रेफरेंस चल रहा है। अब एक टॉपिक हमारे पास आ रहा है, आपके बुक के अंदर नहीं है, इसका नाम है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। सही है। अच्छा, कुछ वैल्यूज़ जो है ना हमारे पास कौन सी होती हैं, प्रिमिटिव्स। कौन सी होती हैं, प्रिमिटिव। वो वैल्यू जो कि कॉपी बाय वैल्यू है। ठीक है, अभी कॉपी बाय वैल्यू का क्या मतलब है देखेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं छोटा सा जो है ना आपके हैंड के तौर पे लिख रहा हूँ। प्रिमिटिव वैल्यू कौन सी वैल्यू, जो कि कॉपी बाय वैल्यू होती हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। नंबर आपका आएगा, बूलियन किसी ने कहा बिल्कुल सही है, बूलियन आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकता है। ठीक है, ये सारी की सारी कहानी इसके अंदर हो सकती है। ठीक है, मैंने एक तरह का वेरिएबल बनाया a = इसके अंदर 4 रखते हैं। सही है, जस्ट मैंने रैंडम नंबर लिखा। इसके अंदर जो है ना मैंने कहा b के अंदर क्या रख दो, a रख दो। और अगर मैं लॉग करवा दूँ इस a को, और साथ साथ जो है ना मैं b को भी लॉग करा दूँ, दोनों में क्या मिलेगा, दोनों में 4 मिलना चाहिए। मैं आगे रिफ्रेश करता हूँ, दोनों में क्या मिला, 4 मिला। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। मैंने कहा b++ क्या करता है, इंक्रीमेंट करेगा। क्या आना चाहिए बताओ, a में क्या आना चाहिए, a में 4 आएगा, b में 5 आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, यहाँ पे a में 4 है और b में क्या है, 5 है, क्योंकि हमने b की वैल्यू को अपडेट किया। जब हम b की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं तो इसने a को कोई भी इफेक्ट नहीं पहुँचाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हमने b के अंदर वैल्यू असाइन करवाया था तो यहाँ पे इसने कॉपी बाय वैल्यू किया। सही है, तो यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू थी इसने यहाँ पे कॉपी करके इसको रखवा दिया होगा, और यहाँ पे हम इसको अपडेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये सिर्फ और सिर्फ b अपडेट होगा। यहाँ तक तो आसान है ना। मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है ना नीचे लेकर आता हूँ और इसको तब्दील कर देता हूँ स्ट्रिंग में। सही है। अच्छा, b के अंदर अभी हमने a रखवाया हुआ है, और नेक्स्ट लाइन पे मैं b प्लस इक्वल टू क्या करूं, अपडेट लिख देते हैं। सही है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, अपडेट लिखा। b के अंदर क्या होगा, b के अंदर अपडेट क्यों होगा, प्लस भी तो लगा हुआ है, str अपडेट होगा, str स्पेस अपडेट। और a के अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ str। पक्की बात है। यहाँ पे आऊँगा, मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे str और यहाँ पे क्या है, str अपडेट। यहाँ तक तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा हम सोच रहे हैं। मैं दोबारा से नीचे आता हूँ, इसको मैंने किया फॉल्स, b के अंदर ये आ गया, और इसको मैं b को अपडेट करके कर देता हूँ। अच्छा, अभी बताओ क्या आएगा दोनों में, दोनों में फॉल्स। हाँ, दोनों में फॉल्स आ रहा है। ठीक है, मैं एक को अपडेट करता हूँ ना, b = ट्रू, क्या आएगा, पहले वाले में फॉल्स, दूसरे वाले में ट्रू आएगा। मैं आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अभी यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू। यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है कोई ऐसा स्टूडेंट? अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे आते हैं जल्दी से। एक वेरिएबल मैंने बनाया, ठीक है, वेरिएबल के अंदर मैं एरे रख सकता हूँ ना, मैंने 4 रखा जस्ट। ठीक है, एक और मैंने वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने a रखवाया, और मैं जल्दी से लॉग करवा देता हूँ a, इसको करवा देता हूँ b। बताओ दोनों में क्या मिलेगा, पूरा का पूरा एरे, उसके 0 इंडेक्स पे 4, और यहाँ पे आके देखते हैं, यहाँ पे 4 4
मौजूद है, सही है। मैं एक काम करता हूँ, मैंने कहा बी के जो ज़ीरो इंडेक्स पे जो है ना उसको क्या कर दो, एक बढ़ा दो, इंक्रीमेंट कर दो, क्या मिलेगा 4 5। यहाँ पे आऊँगा, देखो दोनों 5 हो गया, सही है। ये हमारे पास है नॉन प्रिमिटिव वैल्यू, ये क्या है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव वैल्यू। इससे पहले जितनी चीज़ें चल रही थी वो सारी की सारी प्रिमिटिव थी, मींस कॉपी बाय वैल्यू। जब वैल्यू से कॉपी हो रही तो कोई मसले की बात नहीं है। अब यहाँ पे जल्दी से मैं लिख दूंगा नॉन प्रिमिटिव वैल्यू, और ये बेसिकली हमारे पास है कॉपी बाय एड्रेस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कॉपी बाय एड्रेस। अब आप इस चीज़ को प्रॉपर तौर पे जो है ना समझो, यहाँ पे आपके पास एरे बना, सही है। यहाँ पे आपने एरे क्रिएट किया और उसको ए के अंदर स्टोर कर दिया। बी के अंदर जब आपने कहा ना कि ए लाकर रखो, एरे आपका एक ही क्रिएट हुआ, इसने सिर्फ और सिर्फ इसका रेफरेंस लाकर रखा। क्या लाकर रखा, रेफरेंस मींस एड्रेस, ठीक है। एरे नया क्रिएट होके नहीं आ गया, उसका क्या आ गया, एड्रेस आ गया, ठीक है। अब यही एज इट इज चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, इसकी कॉपी बनकर जो है ना, बेसिकली इस वैल्यू की कॉपी बनकर नहीं आई है, इसकी एड्रेस यहाँ पे इन्होंने स्टोर करवा दी। अच्छा, जब आप कह रहे हो कि बी के ज़ीरो इंडेक्स पे जो भी उसको प्लस प्लस करो, वो अपडेट करेगा उसको, उसने अपडेट इसको किया, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कॉपी बाय वैल्यू तो था ही नहीं, कॉपी बाय एड्रेस था। उसी एड्रेस पे जाके इसने उसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, और इसी एड्रेस पे आपके पास ये एरे मौजूद था, तो ये भी क्या हो गया, अपडेट हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ए को भी अपडेट करोगे तो बी भी हो जाएगा, और बी करोगे तो ए भी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक ही वो चीज़ क्रिएट हुई है, हर जगह उसका क्या चल रहा है, रेफरेंस चल रहा है। यही सारी कहानी हमारे साथ प्रोटोटाइप के अंदर हो रही थी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ। सही है, यही सारी कहानी हमारे पास क्या हो रही थी, प्रोटोटाइप के अंदर हो रही थी। ये जो ग्रीड का मेथड है आपको नज़र तो आ रहा है हर जगह, लेकिन ये बेसिकली एक ही दफ़ा क्रिएट हुआ, हर जगह इसका क्या चल रहा होगा, रेफरेंस या फिर एड्रेस चल रहा होगा। अभी बात समझ में आई कि ये कोड ऑप्टिमाइज आपका हो गया, क्योंकि जो है ना ये बेसिकली एक ही दफ़ा क्रिएट हुआ, हर जगह उसका एड्रेस चल रहा है। आप 1000 दफ़ा एड्रेस चलाओ, क्या मसला है, वेरिएबल तो एक ही बेसिकली है, फंक्शन तो एक ही क्रिएट हुआ है। सही है, अभी यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं आ जाऊँगा जल्दी से, कॉपी बाय वैल्यू हो गया था, कॉपी बाय एड्रेस में एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सही है। वेरिएबल ओबीजे, और इन सब चीज़ों की नीड हमें नहीं है, मैं इसको जो है ना कमेंट कर देता हूँ, सही है। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ इक्वल टू, इसके अंदर क्या रखें, नंबर रख देते हैं, सही है। नम इक्वल टू कॉलन 4, सही है। जस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, नम मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम obj2 करते हैं, ठीक है। obj2 नंबर आ सकता है ना वेरिएबल के नाम में, और यहाँ पे मैंने क्या रखवा दिया, obj रखवा दिया। यहाँ तक बात समझ में आई। obj2 के अंदर क्या होगा हमारे पास, ये वाला ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और जो है ना मैंने इन दोनों को क्या किया, लॉक किया। दोनों में क्या मौजूद है, होना भी चाहिए था, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसी को हमने यहाँ पे क्या करवा दिया, इसी को हमने यहाँ पे असाइन करवा दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट लाइन पे मैं कहता हूँ obj2.num प्लस प्लस, क्या होगा बताओ, दोनों चेंज हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। मैं यहाँ पे आके इसको करता हूँ रिफ्रेश, दोनों हमारे पास क्या हो गया, 5 हो गया। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कॉपी बाय एड्रेस, ठीक है। इसका रेफरेंस चल रहा है, ऑब्जेक्ट का हर जगह क्या चल रहा है,
रेफरेंस चल रहा है, इसने यहाँ से इसकी वैल्यू कॉपी नहीं रखी है, इसने इसका एड्रेस रखा था। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव के अंदर कोई सवाल है? हाँ भाई सही है। देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ होती है ना। हाँ ये अच्छा सवाल है। अब जो है ना आपको होमवर्क करके आना है, कल नेक्स्ट क्लास में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी वैल्यू प्रिमिटिव होती है, कौन कौन सी वैल्यूज़ बेसिकली डेटा टाइप वो नॉन प्रिमिटिव होती हैं। तकरीबन यहाँ पे जो है ना 90% मैंने डिस्कस कर दिया है। कुछ एक दो चीज़ें होंगी जैसे कि सिंबल आपको दिखेगा, ठीक है, सिंबल बेसिकली प्रिमिटिव होता है, लेकिन सिंबल फिलहाल अभी आप लोगों ने सिंबल नहीं पढ़ा, ECMAScript 6 के अंदर पढ़ेंगे, वो वहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। नहीं भी देखते हो कोई मसले की बात नहीं है। तकरीबन 90% चीज़ें डेटा टाइप्स हमने यहाँ पे कवर कर दी हैं, ठीक है। डेटा टाइप के अंदर और अभी तक हमने क्या पढ़ा? नंबर पढ़ा है हमने, स्ट्रिंग पढ़ा है, बूलियन पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा, एरे पढ़ा। अभी हमने यही सारी चीज़ें पढ़ी है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, कौन सी डेटा टाइप प्रिमिटिव है, कौन सी नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो सही है, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। अभी बताओ अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी सवाल है तो अभी आप लोग पूछ लो, वरना फिर हम यहाँ से आगे बढ़ें। हाँ वो तो हो गया ना क्लियर। अभी भी सवाल है और कोई स्टूडेंट, किसी का कोई सवाल? हाँ भाई वलीद सही है, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जल्दी से। एक मैंने जो है ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया OBJ, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम की रखवा देते हैं, या की रखवा देते हैं नेम, और यहाँ पे जो है ना हेलो वर्ल्ड, सही है। या कोई एक्चुअल में नेम रखवा देते हैं यहाँ पे अली, और यहाँ पे हम रखवा देते हैं ID इसकी 200, ठीक है। और क्या रखवाएं हम यहाँ पे? क्या रखवा सकते हैं? एज रखवा सकते हैं, ठीक है। एज यहाँ कर देते हैं इसका, यहाँ पे 18 कर देते हैं। और क्या करें यहाँ पे? सही है जो। अच्छा और क्या कर सकते हैं? एज बैच रखवा सकते हैं, ठीक है। बैच यहाँ पे हम कर सकते हैं बैच WMA ना आप लोगों का, और WMA 18। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बेसिकली मैंने एक नॉर्मल सा जो है ना क्या बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर किसी प्रॉपर्टी को देखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा OBJ.name। आप सबको पता है इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे मुझे मिल जाएगी और यहाँ तक कोई भी मसला नहीं आएगा। इसे हम कहते हैं डॉट नोटेशन। क्या कहते हैं? डॉट नोटेशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डॉट से इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा डॉट नोटेशन एक हमारे पास होता है, यहाँ पे ये वाला काम हमारे पास चल जाएगा, और यहाँ पे अली हमारे पास कंसोल पे आ चुका है। मैं इसको जल्दी से करता हूँ कॉपी, इसको मैंने किया पेस्ट, और यहाँ पे इस चीज़ को जो है ना इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, इसको कर दूँगा कमेंट, यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना अब मैं डॉट की जगह क्या लिखूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट, जिस तरह एरे में आप करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा जब किसी वेरिएबल से आपके पास डेटा आ रहा होता है ना, तो वहाँ पे कंपलसरी होता है कि आपने वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन ही यूज़ करना है। वहाँ पे अगर आप डॉट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। अभी फ़िलहाल आते हैं उस पर। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इससे हमें मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। मैंने यहाँ पे लिखा नेम, सही है। अच्छा क्योंकि ये एरे तो था नहीं कि मैं इसका इंडेक्स नंबर बता दूँ, यहाँ पे चीज़ें तो हमें की से ही मिलेंगी ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर ही नहीं करता है। हो सकता है जावास्क्रिप्ट ने नेम को एंड पे रखा हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, अभी भी एज इट इज़ मिल रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा नोटेशन हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट। इससे पहले अभी हमने कौन सा देखा था, डॉट नोटेशन देखा था, ठीक है। अभी मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट, और यहाँ पे आते हैं जल्दी से, सही है। अच्छा यहाँ पे जो है ना इसी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वेरिएबल OBJ, और इसके अंदर हम रखवा देते हैं नेम, बल्कि इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं,
सही है, एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अगर ये एरे होता तो इसके ऊपर आप लूप चला सकते थे? लूप बिल्कुल चला सकते थे। ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप कैसे चलाएं? मुझे एक एक करके जो है ना बेसिकली चेक करना है इसकी प्रॉपर्टीज़ को, क्या तरीका है, क्या पॉसिबिलिटी है, जहन में क्या आ रहा है लूप चलाने के लिए। ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ obj डॉट लेंथ, तो यहाँ पे ये हमें अनडिफाइंड देगा, क्योंकि लेंथ इसकी नहीं पता, क्योंकि ये कोई एरे थोड़ी है, ये तो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। सही है, तो यहाँ पे ये वाला काम तो हम नहीं कर सकते हैं। सही है, एक तरीका तो ये है फॉर का लूप बनाए नॉर्मल, वहाँ पे जो है ना हमें कोई मैनुअली कंडीशन बनानी पड़ेगी। सही है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम जाएंगे obj डॉट नेम, पहली दफ़ा में इसका नाम नेम रखो, दूसरी दफ़ा में id एज, फिर उसके बाद बेज रखो, इस तरह से इसका काम चलेगा। एक तरीका तो ये। एक आपके पास फॉरेन का लूप होता है सिंपल, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर चलाने के लिए ही यूज़ होता है। किसका लूप होता है? फॉरेन का। सिंपल आप यहाँ पे फॉर लगाओगे, सही है, उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे जिसके ऊपर जो है ना आपको इसका की मिलेगा। इसका नाम मैं की रख रहा हूँ, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, ये क्योंकि क्या है, वेरिएबल है। सही है। अच्छा, किसके ऊपर चलाना है? इन ओबीजे के ऊपर ना, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चलाना है। मैं यहाँ पे आऊँगा जल्दी से, मैंने लॉग करवा के चेक किया इस की को, की के अंदर क्या मिलना चाहिए? नेम आईडी एज और बैच, नेम आईडी एज और बैच यहाँ पे मिल रहा है। नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो वेरिएबल का नाम है ना, ये वेरिएबल का नाम है। अच्छा, यहाँ पे मैं वार लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। वार ना भी लिखो तो आपका काम चल जाता है। अभी ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप फॉर के अंदर आई बनाते हो ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। अब इसका नाम मैंने की लिखा क्योंकि इसके अंदर की मिलेगा और नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, इसलिए इसका नाम मैंने रखा हुआ है की। यहाँ तक बात समझ में आई? क्या कह रहे हो? वो फॉर ऑफ का लूप होता है, वो दोबारा देखेंगे बाद में। अभी बताओ, यहाँ तक समझ में आया? हाँ भाई, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये फॉरेन का लूप समझ में नहीं आया हो? अभी हमने फॉरेन का लूप चलाया और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे पास चल रही हैं। अगर यहाँ पे मैं डॉट की लिखूँ, obj डॉट की, यहाँ पे हमें मिलेगा अनडिफाइंड। क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि अभी मैंने थोड़े देर पहले बताया था कि डॉट नोटेशन होता है आपके पास और एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डॉट से मसला क्यों आ रहा है? क्योंकि ये बेसिकली जो की है ये वेरिएबल है, ये पड़ा हुआ है यहाँ पे वेरिएबल। अगर वेरिएबल से आपने चीज़ें गेट करनी है तो यहाँ पे डॉट नोटेशन आपके पास नहीं चलेगा। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो है ना, अब दूसरा टॉपिक है हमारे पास, यहाँ पे आते हैं। अगर मुझे इसका नाम कोई डिफरेंट नाम रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या इसका नाम मैं फॉल्स रख सकता हूँ? इसका नाम मैं रखता हूँ फॉल्स और इसके अंदर रखते हैं टेस्ट। इसका नाम क्या मैं फॉल्स रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन ये रिकमेंड तरीका नहीं है, ठीक है। मैं जल्दी से आता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। क्या इसका नाम मैं नंबर पे रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ, लेकिन ये भी रिकमेंड तरीका नहीं है, ठीक है। अब आते हैं जल्दी से नीचे। क्या इसके नाम से पहले मैं हैश या इस तरह की चीज़ें लगा सकता हूँ? अगर मुझे इस तरह का करना है तो मुझे इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, और बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये भी रिकमेंड तरीका नहीं है। सही है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे जो है ना इस तरह का लिखना था, बैकग्राउंड कलर टाइप का कुछ हाइफन केस में, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अभी ये एरर दे रहा है तो मैं काम करूँगा, इसको क्या बना दूँगा? स्ट्रिंग बना दूँगा। ये भी रख सकता हूँ, लेकिन ये भी रिकमेंड तरीका नहीं है। रिकमेंड तरीका जस्ट यही सारी चीज़ें हैं, फॉल्स भी नहीं है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें रिकमेंड नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये सारे नाम्स भी हो सकते हैं, और इस तरह का कोई हैश या कोई स्पेशल कैरेक्टर इस तरह की चीज़ें आएंगी ना, तो उसको आप स्ट्रिंग बना के भी यहाँ पे रखवा सकते हो। अच्छा, बाज़ औक़ात जो है ना आपके पास बैकएंड से जब डेटा वगैरह आ रहा होता है तो बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, आपके पास इस तरह का डेटा आ जाता है, तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ये हो सकता है, लेकिन आप खुद से नहीं करोगे ये काम। सही है, क्योंकि ये रिकमेंड वे नहीं है। अभी बताओ, यहाँ तक बात समझ में आई? चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है ना थोड़े देर के लिए कमेंट करता हूँ।
अब आ जाते हैं इस कंस्ट्रक्टर को उठा के नीचे रखते हैं। कहाँ गया भाई कंस्ट्रक्टर हमारे पास? ये रहा कंस्ट्रक्टर, ये रहा मेथड और ये रहा हमारे पास इसके ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मैंने यहाँ से किया कंट्रोल सी। अच्छा भाई ये कोड तो आप लोगों को पता है ना क्या काम हमने किया हुआ था? क्या काम किया हुआ था? हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था, इसके प्रोटोटाइप के अंदर एक फंक्शन बेसिकली रखा था और इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने ये 5 के 5 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे। मैं जल्दी से जो ना लॉग करता हूँ। अच्छा यहाँ पे जो है ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं नेम के नाम की की मौजूद होगी ना स्टूडेंट 1 के अंदर। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा नेम इन स्टूडेंट 1। सही है, देखते हैं क्या नेम नाम की मौजूद है इसके अंदर या नहीं। यहाँ पे आऊँगा, देखो क्या दे रहा है, ये ट्रू दे रहा है। क्योंकि ये जो स्टूडेंट 1 है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए आपको लॉग करके दिखा दूँ तो आप सबको पता है इसके अंदर क्या मौजूद है हमारे पास, नेम और आईडी। सही है, अभी यहाँ पे ये क्या हमारे पास मिल रहा है, नेम मिल रहा है। और इसमें मैंने चेक करवाया क्या नेम इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो इसने ये मुझे क्या बताया, ट्रू बताया। अगर मैं चेक करूं नेम 4 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। मैं आगे रिफ्रेश करूंगा, क्या बता रहा है ये, फॉल्स बता रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो सही है। मैं एक काम ये भी कर सकता था, obj डॉट हैज़ ऑन प्रॉपर्टी। अच्छा ये इसका नाम मैंने ये रखा हुआ है ना, हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं नेम और यहाँ पे आके चेक करूँगा। अभी ये क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है। इसका भी काम वही है जो इन कर रहा था, है ना। हैज़ ऑन प्रॉपर्टी से भी आप चेक कर सकते हो और इन से भी चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो है ना मैं एक जगह इन का यूज़ करता हूँ, एक जगह हैज़ ऑन प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा नेम इन क्या नाम है इसका, स्टूडेंट 1। अच्छा ये इन सब चीज़ों को हटा देते हैं ना, ये सारी चीज़ें हमें कंफ्यूज कर सकती हैं। ठीक है, अभी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर नेम और आईडी मौजूद है। सही है, अभी यहाँ पे हमने चेक किया है क्या नेम की जो की है वो स्टूडेंट 1 के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो इसने क्या बताया होगा, हमें ट्रू बताया होगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा स्टूडेंट 1 हैज़ ओन प्रॉपर्टी, क्या इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आके चेक करूँगा तो ये क्या बता रहा है, हमें ट्रू बता रहा है। अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आगे जल्दी से चेक करूँ, प्रोटोटाइप के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। प्रोटोटाइप के अंदर मैं आऊँगा जल्दी से, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफाइन गेटर, डिफाइन सेटर, टू स्ट्रिंग है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ है, ये सारी चीज़ें क्या इसको भी हम चेक कर सकते हैं क्या ये मौजूद है। मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे जो है ना कंट्रोल वी करूँगा। इसको जल्दी से मुझे फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं जल्दी से। सही है, अभी मैं क्या चेक करवा रहा हूँ, क्या वैल्यू ऑफ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सही है, क्या मैंने चेक करवाया क्या इसके अंदर वैल्यू ऑफ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ, बताओ क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। वैल्यू ऑफ तो था ना उसके प्रोटोटाइप में था, लेकिन यहाँ पे मैं आऊँगा रिफ्रेश करूँगा, ये क्या बता रहा है, फॉल्स बता रहा है। क्यों, इसके नाम में ही छुपा हुआ है, हैज़ ओन प्रॉपर्टी, इसकी अपनी प्रॉपर्टी, प्रोटोटाइप की बात नहीं कर रहे हैं। सही है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी। अगर मैं हैज़ ये जो है ना वैल्यू ऑफ हैज़ ओन की जगह इन में लगाऊं, इसको मैंने किया कंट्रोल सी और यहाँ पे इसको मैंने कंट्रोल वी किया, तो ये हमें क्या बताएगा, ट्रू बताएगा। क्योंकि ये जो इन है ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के साथ साथ प्रोटोटाइप में भी चेक करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को देखेगा जो आपने डिफाइन की हुई है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये किस में चेक करेगा, ओबीजे एंड प्रोटोटाइप। सही है, और यहाँ पे ये जो चेक करेगा ये ओनली ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। अभी यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ये हमारे पास किस में चेक करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी में, क्योंकि वैल्यू ऑफ यहाँ पे जो है हमने कुछ रखा नहीं था और ये जबकि प्रोटोटाइप के अंदर मौजूद है तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। अगर हाँ इसकी प्रॉपर्टी में से हम कुछ रखते हैं जैसे कि नेम, आईडी, तो फिर ये हमें क्या बताता, ट्रू बताता। ये जो इन बेसिकली है ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के साथ साथ किस में चेक करता है,
प्रोटोटाइप के अंदर भी, सही है। अभी यहाँ पे वैल्यू ऑफ उसके अंदर मौजूद था। फॉर एग्जांपल मैं जो है ना वैल्यू ऑफ 2 यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे आके चेक करूँगा तो यहाँ पे अभी क्या मिल रहा है हमें, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वैल्यू ऑफ 2 नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, सही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा भाई ये सारी चीज़ें मैं कमेंट कर देता हूँ। अब आ जाते हैं अपने बुक पे। अच्छा भाई चैप्टर नंबर 72 के अंदर हमने कितने ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर हमने देख लिया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हमने देख लिया है। नीचे आता है थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर फॉर मेथड्स, ये भी हमने देख लिया है ना, कंस्ट्रक्टर में मेथड कैसे बनाए। फिर उसके बाद हमने प्रोटोटाइप में भी बनाया था, वो सारी चीज़ें भी हमने देख ली हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप को इन डिटेल हमने देखा। प्रोटोटाइप सारी चीज़ें इसके अंदर क्या होती हैं नहीं होती हैं। प्रोटोटाइप क्या होता है, हमारे पास मेटा डेटा होता है, डेटा अबाउट दी डेटा, ये सारी थ्योरेटिकल बातें भी हमने यहाँ पे कर ली, सही है। अच्छा भाई ऑब्जेक्ट चेकिंग फॉर प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स, चेक भी कर सकते हो आप, है ना। इन लगा के हमने चेक किया और हैज़ ऑन प्रॉपर्टी से भी चेक किया। ये सारी की सारी कहानी इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, सही है। अच्छा बताओ जितनी चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं इससे रिलेटेड कोई सवाल है? यहाँ पे जो है ना तकरीबन ऑब्जेक्ट्स की हमने तमाम चीज़ें देख ली। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 76 आ रहा है और ये हमारे पास दूसरा टॉपिक है ब्राउज़र कंट्रोल का। ऑब्जेक्ट का टॉपिक हमारे पास यहाँ पे एंड हो गया। अभी बताओ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो।